नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं बदल वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल IAS पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग पहनावे के सामाजिक इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने देखा था समचीरी लॉ के बारे में और इसी तरीके की तमाम जानकारियों को हमने हासिल किया था। और कल की वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी पहनावे के सामाजिक इतिहास के बारे में ही। जो औपनिवेशिक सरकार थी, जब वो भारत आई तो भारत में किस तरीके की जो बदलाव थे वो देखने को मिले। तो भारत में कई सारे तमाम बदलाव जो थे वो औपनिवेशिक सरकार के आने के बाद हुए। और औपनिवेशिक सरकार जब भारत आई तो कई तरीके से जो हमारी संस्कृति और शैलियों में है वो हमें अंतर देखने को मिला। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पोशाक के डिज़ाइन के बारे में। तो देखिए, जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे IAS पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको डेली यूपीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित है। और साथ ही साथ आपको नोट्स भी उसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं। और साथ ही साथ आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए उसमें आपको डेली क्विज़ भी कंडक्ट कराया जाता है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राष्ट्रीय पोशाक के डिज़ाइन के बारे में। तो राष्ट्रीय पोशाक के डिज़ाइन यानी कि एक तरीके से आप हेडिंग से ही समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो हम किस लिए हैं, तो हम आज आपको बताते हैं कि क्या क्या था। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, 19वीं सदी एक ऐसा अंत भारतीयों के लिए थी, यानी कि जो 19वीं सदी का जो अंत था वो भारतीयों के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साह वाला था, क्योंकि भारतीयों को ऐसा लगता था कि अब उनका जो भारत है वो एक तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि काफ़ी सारे जो समाज सुधारक थे, काफ़ी ज़्यादा जो सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो एकजुट हो गए थे और वो चाहते थे कि भारत जो है वो अब स्वतंत्र हो जाए। स्वतंत्र होने का यही कारण था क्योंकि अंग्रेजी सरकार में वो एक तरीके से अपने ही देश में गुलाम बनकर रह गए थे, जिसके जो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से शर्मिंदगी वाली बात थी। लेकिन जब कुछ समाज सुधारक आए, जैसे महात्मा गांधी आए, नरम दल के नेता आए और गरम दल के नेता आए, तो काफ़ी सारे जो बदलाव थे वो भारत में आए। तो औपनिवेशिक सरकार धीरे धीरे से उन्होंने उखाड़ कर फेंक दी और अपनी जो सरकार थी एक तरीके से वो जमा ही ली थी। आप लोगों को भली भांति रूप से पता ही होगा, ठीक है। तो 19वीं सदी के अंत तक इसलिए कहा जाता है कि जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो भारतीयों के अंदर हिलोरे मारने लगी थी और राष्ट्रीयता को व्यक्त करने वाली सांस्कृतिक प्रतीक जो थी वो गढ़ने में जुट गई थी। वो किस तरीके के सांस्कृतिक प्रतीक थे, तो जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, तो भारत की जैसे कि राष्ट्रीय शैली की कला और हमारे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय झंडे को डिज़ाइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो थी उस समय बहस छिड़ी थी। तो राष्ट्रीय पोशाक की खोज भी राष्ट्र की पहचान के प्रतीकात्मक ढंग से परिभाषित करने की इसी प्रक्रिया का हिस्सा था, क्योंकि कोई ना कोई इस तरीके की जो राष्ट्र की चीज़ थी, यानी कि जैसे हमारा राष्ट्रीय झंडा हो गया या राष्ट्रीय हमारी शैली हो गई या राष्ट्रीय गान हो गया या राष्ट्रीय पोशाक हो गई, तो इसी तरीके से ये प्रतीकात्मक ढंग की परिभाषित करने की इसी की प्रक्रिया का हिस्सा थी। तो फिर हुआ क्या कि जो हिंदुस्तान में कई भागों में ऊंची और नीची जाति के जो लेडीज़ एंड जेंट्स थे उन्होंने पोशाक को लेकर सचेत प्रयोग किए। जैसे कि बंगाल की मैं आपको एक घटना बता दूं, बंगाल की एक घटना में 1870 में यानी कि 1817 में टैगोर खानदान के दशक में हिंदुस्तानी लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए राष्ट्रीय पोशाक का डिज़ाइन किया गया, यानी कि उसमें करने की कोशिश की गई। तो रविंद्रनाथ टैगोर की राय ये थी कि भारतीय राष्ट्रीय पोशाक में हिंदुस्तानी और फिरंगी का परिधान का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमानी पोशाक का मेल होना चाहिए। इस तरह गठनदार लंबा कोट और यानी चपकन पुरुषों के लिए सबसे सही माना गया। इसी तर्ज को देखते हुए अलग अलग पारंपरिक वेशभूषा को प्रेरणा ली गई। ICS के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ टैगोर की पत्नी ज्ञानदानदिनी देवी 1870 यानी कि 1817 के दशक में बम्बई से कलकत्ता लौटकर आई। उन्होंने पारसी शैली की जो थी वो साड़ी अपनाई और जिसका पल्लू आप देख ही सकते होंगे, मैं आपको चित्र दिखा दूंगा, जिसके पल्लू पर एक तरीके से एक बुर्च गुथा हुआ था और उसके साथ ब्लाउज और जूतियाँ पहनी जाती थी। उसमें फोरम ब्रह्म समाजी
महिलाओं ने भी उसको अपनाना शुरू कर दिया और इसी के साथ ब्रह्म समाजी उसको साड़ी कहा जाने लगा। इसी शैली को जल्द ही महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के ब्रह्म समाजियों और गैर ब्रह्म समाजियों में ये चल पड़ी, यानी कि इसका जो प्रचलन था वो काफ़ी ज़्यादा चल पड़ा। ठीक है, तो ब्रह्म समाजी आखिर किसे कहा जाता था? तो देखिए, तो ब्रह्म समाजी कहा जाता था जो हमारे 19वीं सदी का एक धर्म सुधारक ये आंदोलन था। क्या था? ये धर्म सुधारक आंदोलन था। ये देखिए, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अब जैसे कि मानकर चलो ये पारसी की थी, ठीक है, ये साड़ियाँ उन्होंने अपनाई और कुछ लोग कुछ महिलाओं ने भी इस साड़ियों को जो है अपनाने का प्रचलन शुरू किया, परंतु क्या पूरे देश में इसी तरीके की शैलियों को अपनाया गया? नहीं, क्योंकि अगर आप आज भारत में देखेंगे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे, विभिन्न विभिन्न स्टेट्स में आप जाएंगे, तो आपको वहाँ की जो शैलियाँ हैं, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की तौर तरीके हैं, खान पान है या कपड़े पहनने का तरीका है, वो आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। ठीक है ना। तो मानकर चलिए आप आंध्र प्रदेश चली जाइए, आपको आंध्र प्रदेश की भाषा बोली भी अलग मिलेगी, वहाँ की शैलियाँ भी अलग मिलेगी, आपको खान पान का तरीका भी वहाँ का एक अलग मिलेगा। हर एक चीज़ जो है वो आपको वहाँ पर एक बिल्कुल डिफरेंट वे में मिलेगी। अगर आप उत्तर प्रदेश आते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको हर एक चीज़ अलग मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप दिल्ली चले जाते हैं तो दिल्ली में आपको एक अलग चीज़ मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज भी कई सारी जो भिन्नताएं हैं वो हमारे देश में देखने को मिलती हैं, और इसको हम भिन्नता भी नहीं कह सकते। आज हम इतनी विविधताओं वाला जो हमारा देश है उसे हम कह सकते हैं, यानी कि जो हमारी एक तरीके से संस्कृति है वो काफ़ी ज़्यादा विविधताओं से भरी हुई है, क्योंकि यहाँ अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के और अलग अलग रहन सहन और खान पान वाले लोग जो है हमारे देश में रहते हैं। तो यही हमारे देश को जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पावरफुल और पूरे संपूर्ण विश्व में एक अनोखा देश बनाती है, क्योंकि विभिन्न विभिन्न शैलियाँ और विभिन्न विभिन्न संस्कृतियाँ यहाँ पर जन्म लेती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं चित्रों के बारे में। तो देखिए, चित्रों में बस हम लोग ये देख लेते हैं कि किस तरीके की वेशभूषाओं को पहने हुए हैं लोग। तो देखिए, लेडीज़ और जेंट्स में आप ये देख ही पा रहे होंगे कि किस तरीके की वेशभूषाओं का अब प्रचलन चल गया था। इसमें आप ये 3 पीस देख पा रहे होंगे और महिलाएं जो हैं वो साड़ी इस तरीके की पहनने लगी थी। फिर धीरे धीरे से इस तरीके की साड़ियों का जो है वो प्रचलन चला। फिर ये देखिए, आप ये देख ही पा रहे होंगे लेडी बच्चू बाई, जो कि 1890 का एक मशहूर पारसी सामाजिक कार्यकर्ता थी, वो किस तरीके की डिज़ाइन जो है वो पहन रही है। तो ये देखिए, तो देखिए इसमें बताया गया है। तो देखिए, अखिल भारतीय शैली विकसित करने में की ये कोशिश पूरी तरीके से सफल नहीं हुई थी, जैसा कि हमने अभी अपने उस पैराग्राफ में बात की। तो आज भी गुजरात, कोंडुगु, केरल, असम की महिलाएं जो हैं वो भिन्न किस्म की साड़ियाँ पहनती हैं। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कि चित्र 19 में भी बात की गई है, त्रावणकोर की महारानी, जो कि 1930 का ये चित्र है। तो पश्चिमी जूते और लंबी बाह की मर्दित ब्लाउज पर ध्यान दीजिए, जो कि 20वीं सदी के आरंभ में ही यह शैली उच्च वर्ग के आम हो चली थी। तो इस तरीके की जो साड़ियों का प्रचलन था वो उच्च वर्ग के लोगों के लिए चल पड़ा था। तो इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो लेक्चर खत्म होता है, जो कि राष्ट्रीय पोशाक के डिज़ाइन से रिलेटेड था। कल हम बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर कल की वीडियो लेक्चर्स में, कल का जो वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा एक अंतिम वीडियो लेक्चर होगा हमारे एनसीईआरटी कक्षा 9 से रिलेटेड, क्योंकि हम कल की वीडियो में बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस की कुछ टिप्स के बारे में, जिससे आप अपने आंसर को और भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से लिख सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई यही एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनेगा। क्योंकि आपका आंसर आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है और आपकी रैंक पर वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी रैंक जो है वो अचीव करेंगे। क्योंकि अगर मानकर चलो आप मेंस की जो आंसर लिख करके आते हैं और आपने इसी तरीके से मतलब इतना ज़्यादा प्रभावी आंसर अपना नहीं दिया, तो जो प्रभावी आंसर आपसे देने वाला है तो वो आईएएस बन जाएगा, क्योंकि उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे डेफिनेटली। तो जब मार्क्स ज़्यादा होंगे तो उसके रैंक भी आपसे ज़्यादा होगी। मैं आपको बता दूं, अगर आपका एक नंबर भी, एक मार्क्स भी अगर आपका कम रहता है तो वो भी कई सारी रैंक 10-20 रैंक या 25 रैंक या 100 रैंक आपको पीछे छोड़ देता है।
तो इसीलिए मैं आपको कल टिप्स बताऊंगा और कल का जो वीडियो लेक्चर होगा हमारा NCERT कक्षा 9 से अंतिम वीडियो लेक्चर होगा। तो इसीलिए कल की वीडियो और आज की वीडियो और हमारी पहली वीडियो को देखना न भूलें। तो सभी वीडियो का मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को उसमें सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो सभी वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर सारी वीडियो को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने हमारे बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलती रहे। और साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि YouTube पर IAS पॉइंट के YouTube चैनल पर आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और साइंस की भी इस पर क्लास चलती है, अर्थव्यवस्था की भी इस पर क्लास चलती है, तो सभी सब्जेक्ट्स की इस पर NCERT की जो क्लास है वो चलती है रेगुलरली। तो आप सभी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद।